नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है फिर एक बार मेरे चैनल पर जिसका नाम है प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल और मैं हूं भरत सर। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए जो 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए आज हम चर्चा करेंगे वर्कबुक के बारे में और सब्जेक्ट है हिंदी। तो चलो मित्रों, हम हिंदी की वर्कबुक की थोड़ी चर्चा कर ले। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम वर्कबुक की चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पर और कक्षा 8वीं के विद्यार्थी के लिए जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी में चैप्टर चौथा है और जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों और वर्कबुक की हम इस चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं वर्कबुक के अंदर कौन से प्रश्न है और उसके आंसर, उसके जवाब क्या होते हैं वो देखते हैं। प्रश्न पहला, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी कि ये हमें खाली जगह भरनी है। तो चलो देखते हैं। नंबर 1, जन जन के जीवन में फिर से खाली जगह नव प्राण भरो। तो खाली जगह में क्या जवाब हो सकता है, थोड़ा सोचो। चलो मैं ही आंसर बोल देता हूं। जवाब है नव स्फूर्ति। नंबर 2, खाली जगह, डाल डाल पर बैठे खाली जगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं। तो सही आंसर है विहग। विहग यानी पक्षी। तीसरी खाली जगह, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया खाली जगह करो। तो सोचो क्या करने की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है निर्माण। चौथी खाली जगह देखते हैं। नव युग की नूतन खाली जगह में नया राग नव गान भरो। तो खाली जगह में सही आंसर है वीणा। पांचवी खाली जगह देखते हैं। धरती माँ की आज हो रही नई खाली जगह काया है। उसका सही आंसर है सुनहरी। छठी खाली जगह देखते हैं। खाली जगह का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तो खाली जगह में सही आंसर है सरस्वती। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ आपको सेंटेंस यानी कि वाक्य दिए जाएंगे और वो वाक्य हमारी जो काव्य है, हमारा जो काव्य है वो कौन सी काव्य पंक्ति में भाव दर्शाता है यानी कि अर्थ दर्शाता है। तो हमें पहले सेंटेंस को पढ़ना चाहिए यानी कि वाक्य को पढ़ना चाहिए, बाद में हमें उस वाक्य को हमारे काव्य पंक्ति में, काव्य में से ढूंढना है। तो चलो मित्रों, हम चलते हैं वाक्य की ओर। पहला वाक्य है, धरा के अमर सपूतों तुम धरती पर फिर से कुछ नया सर्जन करो। तो ये जो वाक्य है, तो हमारे काव्य में ये वाक्य कहाँ पे पंक्ति ऐसी दर्शाती है। तो चलो देखते हैं। देखो ये रही काव्य पंक्ति, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। ये काव्य पंक्ति यहाँ पे भाव दर्शाती है। ऊपर के वाक्य की ओर से निर्देश होता है। नंबर 2, नई सुबह है, नई बात है, सूर्य का प्रकाश भी नया है। तो ये वाक्य है। तो कौन सा ये वाक्य कौन सी काव्य पंक्ति को दर्शाता है, तो देखते हैं। नई बात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। ये है काव्य पंक्ति। वाक्य नंबर 3, युग युग से मुरझे फूलों में नया नया हास्य भरो। तो भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्ति ये रही, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो।
वाक्य नंबर 5, डाल डाल बैठा पक्षी अपने आवाज में नए गीत गाते हैं। तो काव्य पंक्ति ये है, डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। वाक्य नंबर 6, सॉरी 5वां है, ऊपर वाला जो वाक्य है चौथा है और ये वाक्य है 5वां। कली कली खिल गई है और फूल फूल हर्षित हो रहे हैं। काव्य पंक्ति इस प्रकार है, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। तो इस प्रकार भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां हमने लिखी है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो उसका हम जवाब भी देख लेते हैं। तो उसका सही जवाब है, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करके देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि धरा के अमर सपूतों से ये चीजें करवाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, नई मुस्कान कवि कहाँ देखना चाहते हैं? तो उसका सही जवाब है, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं। उनके दिलों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। तो इस प्रकार कवि नई मुस्कान देखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, नए स्वरों में कौन गाते हैं? तो उसका सही जवाब है, ढाल ढाल पर बैठे विहग नए स्वरों में गाते हैं। यानी कि पक्षी डाल पर बैठे और वो नए गीत गाते हैं। प्रश्न नंबर 4, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न हमारा है, यानी कि आपको भी देश के लिए क्या करना चाहिए, मुझे भी क्या अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब है, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। वाचनालय मीन्स उसका अर्थ है लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाएंगे। पांचवा प्रश्न है, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? मैं तो इस कविता से इस प्रकार अपने जीवन में उतारना चाहूंगा। देखते हैं। इसका सही जवाब है, मैं अपने देश से प्रेम करूंगा। दूसरा, मैं केवल अपने देश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए ही जीऊंगा। नंबर 3, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। चौथा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपदेश देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। पांचवा, मैं ऐसा काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। छठा, मैं देश की रक्षा करने में पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो ये करूंगा, आप क्या करते हो वो आपको देखना है।
तो सोचना जरूर अपने देश के लिए। प्रश्न नंबर 6, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि ने इस प्रकार संदेश दिया है। कवि देश के सपूतों को संदेश देते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें निराशा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि देश के अमर सपूतों को संदेश देते हैं। प्रश्न 8वां, समानार्थी शब्द लिखिए। ये तो आपको आता ही होगा, तो चलते हैं। उद्यान यानी बगीचा, सुमन तो उसका समानार्थी शब्द है पुष्प, स्वर का समानार्थी शब्द है आवाज, निर्माण का समानार्थी शब्द है बनाना, स्फूर्ति का समानार्थी शब्द है उत्साह, और विहंग का समानार्थी शब्द बनता है पक्षी। तो इस प्रकार समानार्थी शब्द बनते हैं। विद्यार्थी मित्र, एग्जाम में ये जरूर पढ़ना। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञाएं बताइए। विद्यार्थी मित्रों, ये व्याकरण का एक भाग है जो हमें भाववाचक संज्ञाएं बतानी है, यानी कि संज्ञा के बहुत सारे प्रकार हैं जो हम व्याकरण में अच्छी तरह से डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी तो यहाँ भाववाचक संज्ञा ही हमें बतानी है। तो चलते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि कहाँ भाववाचक संज्ञा होती है और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बचपन से इसका नाम सुन रहा था, तो इसका भाववाचक संज्ञा है बचपन। तो बचपन का एक भाव है, तो इस प्रकार बचपन शब्द बनेगा भाववाचक संज्ञा। उदाहरण नंबर 1, बच्चे प्रार्थना करते हैं। तो देखो प्रार्थना में भी एक भाव होता है, तो शब्द बनेगा भाववाचक शब्द बनेगा प्रार्थना। तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है प्रार्थना। दूसरा एग्जाम्पल, लड़के की प्रसन्नता देखते ही बनती है। तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी प्रसन्नता। तो प्रसन्नता भी एक भाव दर्शाता है, इसीलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा बनती है। तीसरा एग्जाम्पल, देवताओं ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। तो विद्यार्थी मित्रों सोचो इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा हो सकती है? नहीं पता? चलो मैं ही बता देता हूं। तो भाववाचक संज्ञा बनती है श्रेष्ठता। चौथा एग्जाम्पल है, ये जिंदगी भर कभी चैन से नहीं बैठे। तो ये भाववाचक कौन सी संज्ञा है? देखते हैं। चैन यानी कि आराम से नहीं बैठे, चैन का मतलब आराम, नहीं बैठे। पांचवा एग्जाम्पल है, फूलों को सुंदरता कौन देता है। उसकी सही भाववाचक संज्ञा है सुंदरता। तो इस प्रकार वाक्यों में से हमने भाववाचक संज्ञाएं दिखाई है। और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने बुक में से, और ऐसे नए एग्जाम्पल भी बना सकते हो। प्रश्न नंबर 6, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपकी वर्कबुक में एक काव्य दिया गया है, तो उस काव्य को पढ़ना, बाद में नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसके आंसर भी खोजने का प्रयत्न करना चाहिए उस काव्य में से। तो यहाँ पे काव्य नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन और आंसर होंगे। तो चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? उसका सही जवाब है, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि
हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। तो इस प्रकार हिमालय हमें संदेश देता है। प्रश्न नंबर 2, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो ये प्रश्न हमारे जीवन को भी निर्देश करता है, तो हमें सोचना चाहिए और आंसर इस प्रकार हो सकता है जो हमारे जीवन में थोड़ा मदद रूप भी हो सकता है। मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, यानी डरना नहीं चाहिए। उससे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार मुसीबत आने पर हमें ये करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो कभी मुसीबत अपने जीवन में आए तो घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना, जा डटकर सामना करना है आपको। प्रश्न नंबर 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो उसका सही आंसर है, हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर मुकाबला किया है। हिमालय कभी डिगा नहीं, जितनी भी मुश्किलें आती है हिमालय डटकर सामना करता है। वह हर कठिनाई से लड़ा है, वह कभी भी अपने पथ से डिगा नहीं है, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें यहाँ से हिमालय से कुछ सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ हैं या परेशानियाँ हैं, उसे डटकर मुकाबला करना चाहिए ताकि हम हिमालय से भी सबसे बड़े बन सके। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो इस काव्य का भावार्थ है, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य का जो भावार्थ है वो हमारे जीवन में आना चाहिए, यानी कि हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं और कठिनाइयां, हमें निडरता से उनका सामना करना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो ये बात भूलना नहीं। प्रश्न नंबर 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो मैं तो ये शीर्षक दे रहा हूँ, हिमालय का संदेश। जो हिमालय हमने हमारे जीवन के लिए एक संदेश दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिमालय का संदेश शीर्षक पसंद किया है। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके कविता लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि बादल, फूल, तितली, वृक्ष, बारिश। इस शब्दों को जोड़कर हमें कविता बनानी है। चलो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको थोड़ा हेल्पफुल बनता हूँ, यानी कि मैं आपको मदद करता हूँ ताकि आप एक अच्छी कविता बना सकें। धीरे धीरे बादल बरसे, आ गया एक वर्ड, जो शब्द मैंने आपको बताया था वो पहला शब्द आ गया। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी से फूल खिले हैं, यानी कि बहुत सारे फूल है इसमें, ये एक और फूल खिला है। फिर से तितली के पंख खुले हैं, फूल खिले तो तितली भी आएंगी। इस प्रकार तितली का वर्ड्स का उपयोग करके काव्य पंक्ति बनी है। फिर तितली के पंख खुले, वृक्ष ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। तो इस प्रकार हमने वर्ड्स का उपयोग करके, शब्दों का उपयोग करके एक अच्छी कविता बनाई है। तो आप भी अलग इन शब्दों को उपयोग करके एक अलग कविता बना सकते हो मेरी तरह, तो प्रयत्न जरूर करना। विद्यार्थी मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार अपूर्ण काव्य यहाँ पे दिया गया है, जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गादी बन जाऊंगा। तो ये यहाँ पे अपूर्ण काव्य है जो हमें पूर्ण करना है। तो चलो मैं आपको थोड़ी मदद कर देता हूँ। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गादी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं,
माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो इस प्रकार जो यहाँ पे अपूर्ण काव्य है वो हमने पूर्ण किया। विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। विद्यार्थी मित्रों, अभी तक आपने इस चैनल को यानी कि प्रमुख ई स्टडी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो नए वीडियोस है वो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप ऐसे वीडियो को देखते रहे और हिंदी में थोड़ा आपका इम्प्रूवमेंट भी हो सकेगा। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो जब तक नहीं आती है तब तक आपको सबको बाय बाय।